Now, the second act is Amending Act of 1781, which is also called as Act of Settlement. Why this act was introduced? The reason to introduce this act was to rectify the defects of Regulating Act of 1773. So let's start. What are the features of the Amending Act of 1781? We will see one by one. सो फर्स्ट फीचर जो था अमेंडिंग एक्ट 1781 का, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, इसमें पहला ये था कि जो गवर्नर जनरल था और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जनरल की काउंसिल अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई काम करती है तो उस काम को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से इनको बाहर किया गया। उसी तरह जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन पे भी ये लागू किया गया कि कंपनी के सर्वेंट्स के द्वारा ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई एक्शन किया जाता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, इसको बाहर रखा गया। दूसरा, जो रेवेन्यू मैटर था और रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड मैटर जो अराइज हो रहे थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया। तीसरा फीचर ये रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो कलकत्ता के इनहैबिटेंट्स के ऊपर है, एंड कोर्ट्स को बोला गया कि कोर्ट जो है डिफेंडेंट्स के पर्सनल लॉ को एडमिनिस्टर करेंगे, यानी हिंदू को हिंदू लॉ के तहत ट्राई किया जाएगा एंड मुस्लिम्स को मोमडन लॉ के तहत ट्राई किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फीचर था कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं अगर वो कोई जजमेंट कोई डिसीजन पास करते हैं तो उसके अपील में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बल्कि उसके अपील में आप गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाएंगे। तो प्रोविंशियल कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आप अपील में जाना चाहते हैं तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बोला गया कि आप वहां जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अपील कर सकते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। एंड जो लास्ट फीचर था इसका ये था अमेंडिंग एक्ट 1781 का कि प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल से रिलेटेड जो है रेगुलेशन फ्रेम कर सकता है गवर्नर जनरल एंड उसका काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को एम्पावर किया गया कि प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल से रिलेटेड जो है रेगुलेशन आप फ्रेम कर सकते हैं। तो ये रहा अमेंडिंग एक्ट 1781। नेक्स्ट एक्ट हमारा जो आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम पिट के द्वारा, वो उस टाइम पर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका पहला फीचर ये रहा कि पहली बार कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया, अलग किया गया कि कमर्शियल फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को कौन देखेगा, ये पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्लियर किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि आप जो है ये कमर्शियल फंक्शंस को देखेंगे, एंड एक नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको पॉलिटिकल फंक्शंस देखने के लिए एम्पावर किया गया। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग अलग फंक्शंस दिए गए, इसी को हम डबल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह भी पावर दिया गया कि आप सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन होते हैं तो उसको आप सुपरवाइज करेंगे एंड डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। ये पिट्स इंडिया एक्ट इतना हाईलाइट हुआ क्योंकि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके रहे हैं। पहला कि कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में, अब तक कंपनी की टेरिटरी बोली जा रही थी, लेकिन उसको पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया। तो ये एक हाईलाइट करने का पॉइंट रहा। एंड दूसरा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था एंड कंपनी के जो अफेयर्स थे उसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया। सो आई होप आपको ये दोनों एक्ट समझ में आए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट